नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम मिस्टर डेविड PN लोधा। साथियों, हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 19 लेकर आया हूं। 30 कठिन प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। लगभग 20 प्रश्न हिंदी व्याकरण के रहेंगे और 10 प्रश्न शिक्षण विधियों के रहेंगे, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बेहद ही उपयोगी है। कोशिश होना चाहिए 26 प्रश्न सही करने की। PDF आपको स्टडी विद PN लोधा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखो, रीट पात्रता परीक्षा आपके जुलाई महीने में आयोजित होने वाली है और उसके बाद में जो 3rd ग्रेड की मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए भी बेहद ही उपयोगी है। फर्स्ट और 2nd ग्रेड के लिए भी बेहद उपयोगी है। एक चीज़ याद रखना, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैंने तो रीट लेवल 1 तो क्लियर कर रखी है, मुझे तो डायरेक्ट 3rd ग्रेड के एग्जाम में बैठना है, तो साथियों मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप फिर भी आपको रीट की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर तैयारी करोगे तो लगभग 70% मैटर तो आपके यही आने वाला है जो आप वर्तमान में पढ़ रहे हो। 30% मैटर आपको राजस्थान जीके के लिए तैयार करना है, तो निश्चित रूप से अगर आप अभी से तैयारी करते हो तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। साथियों, लेवल 2 वालों को तो पूर्णतः रीट की ही तैयारी करनी है, क्योंकि अभी तो आपके पात्रता आपके पास नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत अच्छे शानदार प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखो, पहला प्रश्न है, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है कहलाता है। क्या कहेंगे साथियों उसे? विश्वसनीय परीक्षण, न्यायादर्श परीक्षण, वैधता परीक्षण और इनमें से कोई नहीं। देखो, कोई नहीं को तो हम यहाँ से हटा देते हैं, यह आपका आंसर नहीं होगा। जो परीक्षण बार बार प्रयोग कर रहे हैं लेकिन परिणाम कैसा दे रहा है? एक जैसा, मतलब उसमें समानता आ रही है, अतः इसको हम विश्वसनीय परीक्षण कहेंगे। किस नाम से जानेंगे? विश्वसनीय परीक्षण के नाम से जानेंगे। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। साथियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 2 गुणात्मक मूल्यांकन में नहीं आता है समाज मिति, साक्षात्कार, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और आत्मनिष्ठ। तो देखो, एक होता है गुणात्मक मूल्यांकन और एक होता है साथियों गुणात्मक के साथ मात्रात्मक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो समाज मिति है, जो साक्षात्कार है, जो आत्मनिष्ठ है, ये तीनों ही गुणात्मक के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा विकल्प दे रखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न गुणात्मक में नहीं आते हैं, ये आंकिक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? आंकिक के अंतर्गत। तो विकल्प आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 2 में, यही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तो तीसरा प्रश्न, अंधविश्वास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, क्रमधारय समास है, द्वंद्व समास है और अव्ययीभाव समास है। देखो, अंधविश्वास का समास विग्रह क्या होगा? आपको अंधा है विश्वास जो, ठीक है, अंधा है जो विश्वास। तो साथियों, यहाँ पर विश्वास की बात की जा रही है कि विश्वास कैसा है? अंधा है, मतलब विशेषता बताई जा रही है। और जहाँ पर विशेषता बताई जाती है वहाँ तत्पुरुष द्वंद्व या अव्ययीभाव नहीं होता है, बल्कि क्रमधारय समास होता है। तो विकल्प आपका 2 सही है प्रश्न 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। आपके चौथा प्रश्न है, कौन सा सरल वाक्य है? उसने आज दूध पिया है, गिलास नीचे गिरा और टूट गया, मैंने समझाया और यह बात मान गया, और वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता हो। तो सरल वाक्य आपको देखना है साथियों। मैंने समझाया और यह बात मान गया, तो ये तो संयुक्त वाक्य हो गया। कैसा हो गया? ये संयुक्त वाक्य। आपका ये उत्तर नहीं होगा। वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता हो, जैसे से वाक्य जुड़ रहा है, तो ये फिर मिश्र वाक्य हो गया। कैसा हो गया? मिश्र वाक्य। गिलास नीचे गिरा और टूट गया, और से वाक्य जुड़ रहा है, तो फिर ये कैसा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, तो अब देखो आपके एक ही विकल्प बचा है, उसने आज दूध पिया है, तो ये एक सरल वाक्य है। विकल्प 1 आपके चौथे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आएंगे। तो 5वां प्रश्न देख लेते हैं। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयवाचक चिन्ह का, अवतरण चिन्ह का, प्रश्नवाचक चिन्ह का और निर्देशक चिन्ह का। तो बताइए प्रश्न संख्या 5 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग तो वहां पर किया जाता है जहां पर कोई आश्चर्य का भाव हो। ठीक है, तो यह आपका आंसर नहीं होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, यह भी आपका आंसर नहीं होगा। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है विकल्प नंबर 2, अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं साथियों किसी कथन को उद्धृत करते समय। तो दूसरा विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6ठा प्रश्न क्या है? ये देखिए 6ठे प्रश्न को, किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय लगा हुआ है?
प्रत्यय जिसमें लगा हुआ है सभी शब्दों में, उस समूह का आपको चयन करना है। तो विकल्प देखिए, अधर्म, सामान्य और गोरण। दूसरा विकल्प दयालु, डिबिया और अज्ञानी। तीसरा विकल्प गुड़िया, शंकर और प्यास। और चौथा विकल्प है घर, राजमहल और कसेला। तो देखो, सबसे पहले हम चौथे विकल्प पे देखें तो घर में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, एक शब्द ही देखना है आपको। तो अगर उसमें प्रत्यय नहीं है तो मतलब वो आपका आंसर नहीं है, क्योंकि सभी शब्दों में प्रत्यय लगा होना चाहिए। इसमें देखिए गुड़िया, तो साथियों एक है शंकर शब्द का निर्माण शम प्लस कर से हुआ है, शम प्लस कर में शम उपसर्ग है, तो फिर यहाँ पर इसमें भी कोई प्रत्यय नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। फिर है अधर्म, साथियों अधर्म में तो अ प्लस धर्म से अधर्म शब्द बना है, तो धर्म में अ उपसर्ग है, इसमें भी प्रत्यय नहीं है, तो पहला, तीसरा, चौथा आपका उत्तर नहीं होगा। बल्कि दयालु में प्रत्यय है, डिबिया में प्रत्यय है और अज्ञानी में प्रत्यय है। अज्ञानी में अगर आप सोचते हो कि कौन सा है, तो अज्ञानी शब्द का निर्माण आपके हुआ है अ प्लस ज्ञान प्लस ई प्रत्यय है साथियों इसमें, ठीक है। तो विकल्प आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 6 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। तो 7वां प्रश्न, कौन प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? त्व, ता, तम और पल। तो देखो यहाँ पर मधुर में अगर त्व प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा मधुरत्व, मधुर में ता प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा मधुरता, मधुर में तम प्रत्यय लगाएंगे तो मधुरतम, और मधुर में पल लगाएंगे तो मधुरपल। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, भाववाचक संज्ञा में बदलना चाहिए। तो साथियों मधुर में यदि आप ता प्रत्यय लगाते हो तो शब्द बनता है मधुरता। क्या बनता है? मधुरता, जो कि भाववाचक संज्ञा का शब्द है। तो दूसरा विकल्प आपके फिर प्रश्न संख्या 7 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। आपके 8वां प्रश्न, कौन सा अर्थ सही है? छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, बालू से तेल निकालना, नई तकनीक का प्रयोग करना, हाथों के तोते उड़ जाना, पिंजरे से तोते का निकाल जाना, हाथ पांव फूल जाना, मोटा हो जाना। तो बताओ प्रश्न नंबर 8 में आपको कौन से विकल्प का अर्थ सही लग रहा है, क्योंकि क्या पूछ रहा है, कौन सा अर्थ सही है। साथियों देखो, हाथ पांव फूल जाना, हाथों के तोते उड़ जाना, बालू से तेल निकालना, तीनों के ही अर्थ यहाँ गलत दे रखे हैं। आपका जो सही अर्थ है वो है छाती पर सांप लौटना, मतलब ईर्ष्या करना, दूसरे से एक तरह से जलन करना, ईर्ष्या करना न, इस तरह से। विकल्प 1 सही है आपके प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 को देख लेते हैं। तो आपके 9वां प्रश्न, निम्न में से अशुद्ध विपरीतार्थी समूह है? पक्ष का प्रतिपक्ष, आस्तिक का नास्तिक, स्वर्ग का नरक, सामीश का शाकाहारी। तो देखो, अशुद्ध विपरीतार्थी मतलब होता है विलोम। अपशुद्ध विलोम शब्द इसमें आपको कौन सा लग रहा है? साथियों प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं तो पक्ष का प्रतिपक्ष ही विलोम होता है, ठीक है। आस्तिक का नास्तिक ही विलोम होता है, पक्ष का विपक्ष भी हो सकता है, प्रतिपक्ष मतलब सामने वाला। स्वर्ग का नरक भी हो जाता है, स्वर्ग का नरक ही होता है मतलब। और सामीश का साथियों निरामिष नहीं होता है, सामीश का साकार नहीं होता है बल्कि निरामिष होता है। सामीश का क्या होता है? निरामिष होता है। तो मतलब ये जो शाकाहारी है ये गलत दे रखा है यहाँ पर। विकल्प 4 आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो आपके 10वां प्रश्न क्या है? किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है? अनायास, प्रसन्न होने वाला, आशुतोष, जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो, पूर्ण काम, अतिथियों की सेवा करने वाला, अभ्यागत, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, वात्सल्य। साथियों यहाँ पर वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द आपको गलत लग रहा है कि यार ये सही नहीं है, ये तो गलत है? देखो, अनायास प्रसन्न होने वाला या शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए आशुतोष शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो उसके लिए पूर्णकाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। माता पिता का जो संतान के प्रति प्रेम होता है उसको हम वात्सल्य कहते हैं। लेकिन अतिथियों की सेवा करने वाला अभ्यागत नहीं होता है साथियों, आतिथ्य होती है वो चीज़ें। तो तीसरा विकल्प आपका 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम प्रश्न संख्या 11 पर। तो आपके 11वां प्रश्न, किस क्रमांक के सभी शब्द शुद्ध है? दाम्पत्य, सौजन्यता और सौंदर्य, जिजीविषा, प्रौढ़ और अंतरंग, पैतृक, शुश्रूषा और उज्ज्वल, और श्रृंगार, पुनरावलोकन और आशीर्वाद। तो बताओ इनमें से किस विकल्प के सारे शब्द आपको शुद्ध लग रहे हैं? आशीर्वाद बिल्कुल शुद्ध है,
पुनरावलोकन, पुनः प्लस अवलोकन बिल्कुल शुद्ध है। श्रृंगार गलत हो गया यहाँ पर, श्रृंगार ऐसे नहीं लिखते, श्रृंगार तो इस प्रकार से लिखा जाता है, ये देखिएगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये आपका आंसर नहीं है। पैतृक, शुश्रूषा, उज्ज्वल यहाँ पर साफ तौर पे गलत दिख रहा है, उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाता है साथियों, उज्ज्वल इस प्रकार से, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। जिजीविषा सही है, प्रौढ़ सही है, अंतरंग सही है, मतलब आपका यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है ये आपका सही है। यहाँ सौजन्यता में भी एक ही मात्रा लग रही, इस प्रकार से होना चाहिए था। तो साथियों विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 11 में। क्लियर है ये भी सभी के। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 12वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अप्रोक्ष, अपादान, अपवाद और अपमान। तो साथियों शब्दों को तोड़ तोड़ कर यदि देखते हो तो आसानी से इस चीज को आप समझ सकते हो। अपमान शब्द अप प्लस मान से बना है, किससे? अप प्लस मान से अपमान शब्द बना है, अप उपसर्ग है। अप प्लस वाद से अपवाद शब्द बना है, इसमें भी अप उपसर्ग है। अपादान साथियों अप प्लस आदान से अपादान शब्द बना है, इसमें भी अप उपसर्ग है। लेकिन अपरोक्ष जो शब्द है ये अ प्लस परोक्ष से बना है, किससे बना है? अ प्लस परोक्ष बराबर अपरोक्ष, न कि अप प्लस रोक्ष नहीं, अ प्लस परोक्ष सही होगा। तो विकल्प 1 जो है इसमें अप उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, यही आपके प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ कौन सा विकल्प सही है? प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। 13वां प्रश्न है आपके, किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? व्यंजित, व्यथित, शमित, ग्रहित। साथियों उपसर्ग भी लगा हो और प्रत्यय भी लगा हो, तो यहाँ पर शमित में कोई उपसर्ग नहीं है, ग्रहित में कोई उपसर्ग नहीं है। व्यथा प्लस इत, इसमें प्रत्यय तो है इत लेकिन उपसर्ग नहीं है। लेकिन व्यंजित जो शब्द है साथियों, वी प्लस अंज प्लस इत शब्द क्या बनता है? व्यंजित। तो इस प्रकार यहाँ पर आपके इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, तो विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 13 में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और कम से कम एक जने के पास शेयर जरूर करिएगा साथियों। 14वां प्रश्न है आपके, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? पितृउपदेश, पितृ प्लस उपदेश, प्रौढ़, प्र प्लस ऊढ़, निरी है, नी है प्लस ई है, नवोड़ा, नव प्लस ऊड़ा। तो देखो यहाँ पर आपको संधि विच्छेद गलत देखना है प्रश्न संख्या 14 में। साथियों अगर हम बात करें नवोड़ा की, नव प्लस ऊड़ा नवोड़ा सही है, नी है प्लस ई निरी है, प्र प्लस ऊढ़ प्रौढ़। लेकिन ये देखो अपवाद है ये, लेकिन संधि विच्छेद तो सही हो रहा है। लेकिन जो पितृउपदेश शब्द है, पितृउपदेश, इसका पितृ प्लस उपदेश जो लिख रखा है इस प्रकार से होगा, पितृ प्लस उपदेश। यहाँ पर तय में री की मात्रा लगेगी, न कि ई, त्रय हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ शब्द क्या बन जाएगा? पितृउपदेश। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 14 में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 15 को। तो 15वां प्रश्न है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पत्र मिल गया था, राधा गाना गा रही थी, लड़के थक गए होंगे और वर्षा हुई थी। तो देखो अपूर्ण भूतकाल का मतलब क्या हुआ? जहां पर क्रिया भूतकाल में हुई लेकिन उसकी पूर्णता का पता नहीं चले, तो उसकी पूर्णता का पता नहीं चले तो उसको फिर हम किस में लेकर आएंगे? अपूर्ण भूतकाल में उसको लेकर आएंगे साथियों। देखो वर्षा हुई थी, हो गई थी, तो ये पूर्ण हो गया। लड़के थक गए होंगे, थक गए होंगे, यहाँ संभावना बताई जा रही है। पत्र मिल गया था, पूर्ण हो गया ये भी। राधा गाना गा रही थी का मतलब पहले की बात है, पहले मतलब भूतकाल की बात है। लेकिन गा रही थी, क्या पता अब भी गा रही हो या गाना बंद कर दिया हो, ये पता नहीं चल रहा है। मतलब क्रिया की पूर्णता का जहाँ पता नहीं चले वहाँ होता है अपूर्ण भूतकाल। तो विकल्प 2 आपके प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो आपके 16वां प्रश्न, कौन सा मिश्र वाक्य है? राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया, वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। देखो वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया, ये तो एक संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है? ये एक संयुक्त वाक्य है। फिर मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया,
की से वाक्य जुड़ रहा है, जहां पर भी की से वाक्य जुड़े वो किस में चला जाता है, मिश्र में चला जाता है साथियों। अर्थात विकल्प नंबर जो 3 है यहाँ पर ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है और मिश्र ही पूछा था तो तीसरा विकल्प आपका सही है। राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा, ये दोनों ही साधारण वाक्य के या सरल वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो थर्ड विकल्प 16वें में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम प्रश्न संख्या 17 पर। तो 17वां प्रश्न, संज्ञा पदबंध का उदाहरण इनमें से कौन सा है? अयोध्या के राजा राम ने रावण को मारा, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए हैं, गुलाब के फूल जैसा शिशु का मुख किसे पसंद नहीं है, आशु रोते रोते सो गई। तो साथियों रोते रोते सो गई क्रिया विशेषण है, ये सर्वनाम पदबंध है सॉरी। और यहाँ पर जो प्रथम विकल्प है अयोध्या के राजा राम ने रावण को मारा, ये एक संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। विकल्प 1 आपके 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम प्रश्न संख्या 18 पर। तो चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों को सिखाने हेतु किया जाता है उसे दूरस्थ विधि कहते हैं, उसे सूत्र विधि कहते हैं, उसे अनुकरण विधि कहते हैं, या इनमें से सभी के द्वारा आप चारों भाषाई कौशलों को सिखाने के लिए प्रयोग कर सकते हो। तो देखो 18वां प्रश्न का जो सही उत्तर है, दूरस्थ विधि के द्वारा चारों भाषाई कौशल नहीं सिखाए जाते हैं, ना ही सूत्र विधि के द्वारा, बल्कि जो अनुकरण विधि होती है इसके माध्यम से जो सुनना बोलना पढ़ना लिखना 4 भाषाई कौशल है इनको सिखाया जाता है। तो थर्ड विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम प्रश्न संख्या 19 पर। साथियों आपके 19वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार पढ़ना, अक्षरों की पहचान और भाषा साहित्य। तो देखो सबसे कम महत्वपूर्ण की बात की जा रही है, वो भी प्राथमिक स्तर पर। साथियों प्राथमिक स्तर पर भाषा साहित्य का क्या काम, अतः यहाँ पर जो चौथा विकल्प आपके है प्रश्न संख्या 19 में, ये प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो चौथा विकल्प ही आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 20 है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि और सूत्र विधि। देखो अपेक्षाकृत प्रभावी विधि की यहाँ पर बात की जा रही है, तो मतलब अच्छी विधि या श्रेष्ठ विधि को हम सही करेंगे। साथियों पाठ्यपुस्तक विधि, सूत्र विधि, निगमन विधि, इन तीनों से जो बेस्ट विधि है यहाँ पर दिए गए विकल्पों में वो है आपके आगमन विधि। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 20 में, क्योंकि आगमन विधि में जो व्याकरण शिक्षण कराया जाता है उसमें छात्रों के द्वारा स्वयं ही उदाहरणों से नियम निकलवाए जाते हैं। तो इस प्रकार विकल्प 1 सही है प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। 21वां प्रश्न है मित्रों आपके, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना, वर्णमाला सिखाना, बाराखड़ी पढ़ना और भाषा का बातचीत के रूप में प्रयोग करना। देखो अलंकारिक भाषा का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर बालक नहीं कर पाता है, तो विकल्प 1 आपके गलत हो जाता है। वर्णमाला सिखाना, बाराखड़ी सिखाना, ये भाषा सीखने की प्रक्रिया के अंगों के रूप में देखा जाता है साथियों इनको, न कि भाषा सीखने सिखाने का अर्थ होता है। ये भाषा का बातचीत के रूप में प्रयोग करना ही प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का सही अर्थ होता है। तो चौथा विकल्प आपके 21वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम प्रश्न नंबर 22 पर। तो 22वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 22, वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण कराएं जो विषयगत योग्यताओं एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो, उस शिक्षण विधि को हम किस नाम से जानते हैं? भाषा संसर्ग विधि के नाम से जानते हैं, प्रत्यक्ष विधि के नाम से जानते हैं, दल शिक्षण विधि के नाम से जानते हैं और भ्रमण विधि के नाम से जानते हैं। देखो जिस शिक्षण विधि में अध्यापक कौन शिक्षण करा रहा है, जो विषयगत योग्यताओं और कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो, लगभग एक जैसे सब्जेक्ट पढ़ाते हो, आप यूं कह सकते हो। तो साथियों ऐसा कुछ तो दल शिक्षण विधि में किया जाता है। कौन सी विधि में किया जाता है? जो टीम टीचिंग या दल शिक्षण विधि होती है, इसी में ऐसी चीजें होती है जिसमें अध्यापकों का दल बना करके किसी विशेष प्रकरण या विशेष सब्जेक्ट पर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो विकल्प 3 आपका प्रश्न 22 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 की ओर। तो चलिए 23वां प्रश्न देखेंगे। 23वां प्रश्न है आपके, मौन पठन के विषय में धारणा है। क्या धारणा है?
कि इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो देखो, मौन पठन के विषय में एक धारणा होती है, यूं नहीं कि आदर्श वाचन के तुरंत बाद तो अनुकरण वाचन करेंगे, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, बिल्कुल भी ध्वनि नहीं निकलती है, धीमी क्या बिल्कुल भी नहीं निकलती है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। बल्कि साथियों, इससे एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। एकाग्रचित होकर के मतलब मन इसमें ज़्यादा लगता है। ठीक है, विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। आपके 24वां प्रश्न, निम्न में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना, उचित गति एवं प्रवाह, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण करना और ध्वनि का उतार चढ़ाव। तो साथियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 24 में कौन सा आंसर लग रहा है कि यार इसका आंसर तो ये सही रहेगा? तो किस स्थिति में कहेंगे कि भाई पठन हो रहा है? तो साथियों, 24वें प्रश्न का जो सही उत्तर है, एक बार आप विकल्पों को वापस से देख लीजिएगा। सही आंसर है आपके अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना, क्योंकि भावों का ग्रहण यदि किया जा रहा है तो ही पठन सार्थक है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, गति प्रवाह भी है, उतार चढ़ाव भी है, सभी चीज़ें हैं, ये पठन के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन साथियों, यदि उस चीज़ का भाव ग्रहण ही उन्होंने नहीं किया है, उसका मतलब ही नहीं समझा है, तो फिर पठन होना हम नहीं कह सकते उसको। इसलिए विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 24 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। तो आपके 25वां प्रश्न, साथियों 25वां प्रश्न, किस दृश्य श्रव्य सामग्री में पारदर्शी का प्रयोग होता है? ओवरहेड प्रक्षेपक में, फिल्म स्ट्रिप में, ओपेक प्रोजेक्टर में और स्लाइड प्रक्षेपक में। तो साथियों, OHP में पारदर्शी का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि जो फिल्म स्ट्रिप होती है इसके अंतर्गत पारदर्शी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 25 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 26वां प्रश्न, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है? पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना और द्रुत गति से वाचन करना। तो सस्वर वाचन मतलब होता है वह वाचन जो स्वर के साथ किया जाता है, सस्वर वाचन कहलाता है, और इसका आपको मुख्य उद्देश्य बताना है। तो बताइए प्रश्न नंबर 26 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? साथियों, 26वें प्रश्न का जो आपके सही उत्तर है, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक समाप्त करना। क्योंकि कई बच्चे जो है पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उनमें झिझक होती है साथियों। इसमें सस्वर मतलब स्वर के सहित वाचन जो करवाया जाता है, ये इसीलिए करवाया जाता है ताकि बच्चों की वो झिझक दूर हो सके। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 26 में सही है। नेक्स्ट 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न, आकलन मूलतः शिक्षक केंद्रित होता है, केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। तो भाई देखो, मूलतः शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, बाल केंद्रित होता है मूलतः आकलन। तो पाठ समाप्ति पर ही नहीं, बीच बीच में भी कर सकते हैं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अंग है, बिल्कुल सही है साथियों। आकलन जो है ये भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न महत्वपूर्ण अंग होता है, और केवल यही नहीं बताता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, ये भी बताता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, किस पक्ष में कमजोर है, कहाँ चीज़ें क्या करनी है, सभी बातें हमें आकलन से पता चलती है। तो थर्ड विकल्प 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 को देख लेते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। 28वां प्रश्न है आपके, छात्रों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर किसने दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने, मुदालियार आयोग की सिफारिशों ने, और इनमें से कोई नहीं। तो मैंने कह रखा है कि इनमें से कोई नहीं, तो आप बिल्कुल हटा ही दिया करो। देखो, छात्रों के सतत और समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। प्रथम विकल्प आपके 28 में सही है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 29 को। 29वां प्रश्न, निम्न में से किस तत्व का दैनिक पाठ योजना में उपयोग नहीं होता है? उद्देश्यों को परिभाषित करना, शिक्षण विधि व प्रविधि का चयन करना, दत्त कार्य का निर्धारण करना और नील पत्र का निर्माण करना। दैनिक पाठ योजना जो हम बनाते हैं उसमें किस तत्व का प्रयोग नहीं करते हो?
इसमें उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता है कि भाई ये उद्देश्य है, बालकों में ये व्यवहारगत परिवर्तन आएगा, इत्यादि चीज़ें हम इसी के अंतर्गत आते हैं। शिक्षण विधि, कौन सी शिक्षण विधि से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, कौन सी प्रविधि का चयन हम करेंगे, ये भी दैनिक पाठ योजना में होता है। दत्त कार्य का निर्धारण करना कि बच्चों को अंत में क्या दत्त कार्य देना है, ये भी किया जाता है। लेकिन नील पत्र का निर्माण करना दैनिक पाठ योजना में नहीं होता है, क्योंकि नील पत्र या ब्लूप्रिंट जो होता है साथियों, वो परीक्षण के लिए बनाया जाता है। ठीक है, कोई परीक्षा वगैरह ली जाती है इत्यादि के लिए, जैसे उपलब्धि परीक्षण बना रहे हो तो वहाँ ब्लूप्रिंट आप बना सकते हो। विकल्प 4 आपके 29वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइए 30 में से कितने प्रश्न आपके सही बैठ रहे हैं। जो मुख्य परीक्षा होगी साथियों आपके 3rd ग्रेड की, वहाँ पर जो अभी रीड का मैटर पढ़ रहे हो ना, ये 60 से 70% चीज़ें ये रहने वाली है। तो इसलिए तैयारी जरूर करिएगा, चाहे आप क्वालिफाई हो या नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं, यूँ मान सकते हो। इसलिए मैंने राजस्थान जीके की NCERT RBSC की क्लासें चालू की है। तो अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। फ्लैनल बोर्ड का उपयोग होता है लेखन कार्यों हेतु, श्रवण हेतु, चित्र प्रदर्शन हेतु और फिल्म पट्टिका प्रदर्शन हेतु। साथियों, जो फ्लैनल बोर्ड है श्रवण या लेखन कार्य के लिए नहीं होता है, बल्कि चित्रों का प्रदर्शन करने हेतु फ्लैनल बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प नंबर आपके 3 सही है प्रश्न संख्या 30 में। ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 19 पूरा हुआ। अब अगले वीडियो में मिलेंगे 20वें टेस्ट में, उसी ऊर्जा के साथ में बिल्कुल लगातार तैयारी करनी है। सभी विषयों के 100 टेस्ट कराने का यहाँ पर मैंने कहा है आपसे कि 100 टेस्ट प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए लाइक शेयर करना न भूले साथियों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि आपके पास मैं वीडियो डालूं तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क इस चैनल पर नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः सभी का।